क्या करता था? सिखा रहे थे सर। सिखा रहा था। अबे सिखा दिया था। ईएमएफ की वैल्यू को मेजर करता हाँ, ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर करता है विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सोर्स, बिना करंट लिए। मतलब कौन सा डिफ्लेक्शन मेथड? नल डिफ्लेक्शन मेथड यूज होता था। प्रिंसिपल क्या क्या था? आप नहीं वही एप्लीकेशन था। प्रिंसिपल क्या था? तो प्रिंसिपल था ना कि जब भी गैल्वेनोमीटर, हाँ, जब भी गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट जीरो होता था तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करंट फ्लो नहीं होता था। मतलब नीचे दो टर्मिनल के बीच का और ऊपर दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल सेम हो जाता था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स बैलेंसिंग लेंथ। याद आ रहा है? उससे रिलेटेड एक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी टर्म था, फिर ग्रेडियंट को डिफाइन किया था पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है? हाँ सर। तो चलो इसके एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन तो देख लिया था जिसमें R इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। हाँ या ना? हाँ सर। ये डिक्टो डायग्राम जो हमने बनाया था ना, वो डिक्टो का डिक्टो प्रैक्टिकल सर्किट के लिए यूज होता है। प्रैक्टिकल में कनेक्शंस कैसे करना है बताया था ना। करंट जैसे जाएगा प्लस माइनस मार्किंग कर लो, बाकी का ठीक है, बाकी का तो वैसे ही कनेक्ट होगा। तो इसके लिए डरना नहीं, जब इसका आएगा ना एक्सपेरिमेंट तो डरना नहीं। इसके कनेक्शंस के लिए सर्किट थ्योरेटिकल याद रखो, प्रैक्टिकल खुद से ही बन जाएगा। ठीक है? तो इससे रिलेटेड एक बोर्ड, इससे रिलेटेड ना एक बोर्ड का बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन ले लेते हैं। बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन लिखो। ए पोटेंशियोमीटर, ए फॉर एप्पल, ए पोटेंशियोमीटर, a potentiometer with 1.5 volt, with 1.5 volt cell, CELL, with 1.5 volt cell is used to find the internal resistance. Find the internal resistance of a 1.2 volt cell, of a 1.2 volt cell, full stop. The balance point comes at 65 centimeter, full stop. If a resistor of 10 ohm is used, 10 ohm is used as shown in figure, then find then the balance point changes to 55 सेंटीमीटर। मतलब पहले 65 सेंटीमीटर था, अभी 55 सेंटीमीटर हो गया। कैलकुलेट internal resistance of the cell, internal resistance of the cell। ठीक है? डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तब भी तुमको पता होना चाहिए कि डायग्राम एग्जैक्टली कैसे बनना है। हालांकि फिर भी डायग्राम दे दिया है। ये 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट, ये कुछ ऐसा है। इनके बीच में एक सेल लगाया है 1.2 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है 10 ओम का, और यहाँ पे कुछ की है
और यहां से बच्चे गैल्वेनोमीटर है, यहां से जो है वो अपना गैल्वेनोमीटर है। सर आंसर 100/55 है। आंसर 100/55। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन तो हो गया, आंसर तो बहुत फालतू सा ही होगा, आंसर बहुत छोटा सा है। कितना बोले? 20/11। हाँ 100/55 मतलब 1.82 ओम। आर की वैल्यू फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? सिंपल, L1/L2 - 1 × R। ठीक है, आंसर आएगा 1.82 ओम। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? आप सोचो जितना बड़ा क्वेश्चन था उससे छोटा तो आंसर था। बस तुमको ये समझने के लिए, ठीक है, अभी क्वेश्चंस को मैं छोड़ नहीं सकता था, एक इसीलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को करा दिया। रब करो। यस सर। सिंपल, पहले बैलेंसिंग पॉइंट तो L1, बाद में कैपिटल R के साथ। अच्छा सुनो एक चीज और, इसमें कंफ्यूज करते हैं कई बार। पहले क्या बोल देगा, रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड है, मतलब रेजिस्टेंस के साथ ना 55 सेंटीमीटर है, बाद में रेजिस्टेंस हटा दिया तो 65 सेंटीमीटर हो गया। तो सबको क्या लगता है जो पहले गिवन है वो L1 है और जो बाद में गिवन है वो L2 है। ऐसा हर बार नहीं है। रेजिस्टेंस के साथ वाला, कैपिटल R के साथ वाला जो बैलेंस पॉइंट होता है वो L2 होता है, और विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो वैल्यू होता है वो L1 होता है। 100% इसको ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ कभी भी कर दोगे। ठीक है, हाँ तो गड़बड़ कुछ भी नहीं करना। चलो अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या था? कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। यही था ना बच्चे? जल्दी बोलो। सो सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन, कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ये भी एक्सपेरिमेंट है। दोनों एक्सपेरिमेंट, जो दोनों एप्लीकेशन है ना, ये दोनों एक्सपेरिमेंट तुम्हारे दोनों का दोनों जो यहाँ पे यूज है, एप्लीकेशन जो है वो तुम्हारे प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में, और कैलकुलेशंस वैसे ही करना है। क्या करना है चेक करो। ये ईएमएफ और यहाँ पे क्या कर दिया, रियोस्टेट, इसका नाम ईडेस ले लिए। बहुत ही सिंपल ये में, यहाँ पे रियोस्टेट जब है तो रियोस्टेट क्या था बच्चे, वेरिएबल रेजिस्टेंस था। ये दो टर्मिनल दिखा दिया, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। इसी का लेंथ 2 मीटर से 8 मीटर के बीच में वैरी हो सकता है। अब इसकी लेंथ की वैल्यू तुम लिखना नहीं, यहाँ पे दो टर्मिनल मैंने बोला था छोड़ के रखने को, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और मैंने बताया था जो करना होगा इन्हीं के बीच करना है, ये दो टर्मिनल के बीच करना है, जिसका नाम C और D मैंने दिया, इसका नाम लेट दिस वन इज E। ऐसा ही था ना डायग्राम, आया ना? अब दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है, कुछ भी करना है, किसके बीच कनेक्ट करोगे, C और D के बीच में। तो क्या किया यहाँ पे, दो सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, उसको हमने कनेक्ट किया और ये ऐसे लगा दिया। देखना ये सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है। तो एग्जैक्टली आपस में कैसे दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, यस और नो? आपस में कैसे दिख रहा है, पैरेलल। इसका ईएमएफ E1 और इसका ईएमएफ E2। इनका रेजिस्टेंस बच्चे हमने नेग्लिजिबल लिया है, बिकॉज हमें रेजिस्टेंस से कैलकुलेशन नहीं, हमें ईएमएफ चेक करके बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जब प्रैक्टिकल करते हैं ना तब यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं R, बट थ्योरेटिकली यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं होती। मतलब जब ईएमएफ का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी तुम लगाओगे उसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने दिखाया नहीं। क्या किया पता चला, यस और नो? तो C और D के बीच में क्या किया हमने, दो सेल्स को कनेक्ट किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब ये फर्स्ट मेथड है। नहीं अगर कुछ बोला तो यही यूज करना, और एक सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू भी पूछता है। तो फर्स्ट वन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब अरेंजमेंट जो सेल का किया है वो पैरेलल ही किया है। दूसरी बार में मैं सीरीज में करके फिर कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो पहले पैरेलल वाला देख लेते हैं। अब ये ऐसे क्यों बनाया है,
इसको बोलते हैं टू वे की। जब लैब पे जाओगे ना तो टू वे की होता है, मतलब दो दो तीन पॉइंट्स होते हैं ऐसा, एक में E1 कनेक्टेड होता है, एक में E2 कनेक्टेड होता है और एक से ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। मतलब एक टाइम में या तो E1 कनेक्टेड होगा और नहीं तो कौन कनेक्टेड होगा बच्चे, E2। क्या बोला, पता चला? हाँ या ना? मतलब प्रैक्टिकली ना ये जो टू वे की होता है कुछ ऐसा दिखता है, तीन पॉइंट होता है। अब ये कनेक्शन रहता है ये E1 के साथ, ये E2 के साथ, और ये अपना गैल्वेनोमीटर वाला रहता है ऐसे। सो ये गैल्वेनोमीटर वाला टर्मिनल एट ए टाइम सिर्फ एक ही सेल को कनेक्ट कर सकता है, या तो E1 के साथ और नहीं तो E2 के साथ। देखो यहाँ पे भी वैसा ही डायग्राम मैंने बनाया है कि ये जो टर्मिनल है ना, यहाँ से बीच में जो गायब करके रखा है, ये इधर इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, नहीं तो उसके साथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, हाँ। सो अब यहाँ पे इसका कैसे काम करता है उसको लिखते हैं। When the cell E1, ये switch S, when the cell E1 is connected with galvanometer, and Ig इक्वल टू 0। कंडीशन ही था हमारे रिफ्लेक्शन मेथड पे अगर यूज होता है तो Ig की वैल्यू क्या चाहिए, 0। मतलब इसके क्रॉस का करंट की वैल्यू क्या हो गई है, तो इसके क्रॉस करंट की वैल्यू हो गई है 0। तो देखो जब इसके साथ E1 के साथ कनेक्टेड होगा, अगर उस टाइम में बैलेंसिंग लेंथ L1 है तो क्या E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 लिख सकते हैं क्या? यस और नो? वेरी गुड। सो देन क्या लिख सकते हैं, तो देन लिख सकते हैं E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, या E1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 into L1। किसी को डाउट है? आया ना? ये बहुत ही फालतू है, पहले वाला ही थोड़ा टिपिकल था, ये फालतू है। इसके बाद क्या किया, अब E2 को कनेक्ट कर दो। तो when the cell E2, मतलब EMF E1 E2 ले रहे हैं, भावनाओं को समझना। when the cell E2 is connected with the galvanometer, बहुत सारे लोग स्विच लिखते हैं, वो भी सही है, galvanometer, and Ig equal to 0। करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना है, 0। आप क्या लिख सकते हैं, बोलना थोड़ा। Then E2 is directly proportional to L1 की L2। अरे बोलो, E2 जो होगा L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। L2 क्यों? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, L2। इसी को लिखेंगे तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 5 into L2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, तो E1 बाई E2 इक्वल टू 5L1 अपॉन 5L2। सो E1 बाई E2 इक्वल टू क्या, 5L1 अपॉन L2 लिख सकते हैं। हो तो गया, अब क्या चाहिए, E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो गया, L1 अपॉन L2। अब यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ L1 अपॉन L2 इज ग्रेटर देन 1, तो कौन बड़ा है? अगर इसका रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब कौन बड़ा है, दैट इज मतलब देन E1 इज ग्रेटर देन E2। ये केस 1 करके लिख सकते हो या सिंपली 1 करके लिख सकते हो। इसका सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ L1 अपॉन L2 इज लेस देन 1, देन E1 इज लेस देन क्या हो जाएगा, E2। दोनों अगर सेम रहेगा, मतलब वैल्यू अगर 1 आ गई, इसका मतलब E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2। एनी डाउट? अरे बोलो, कोई डाउट है क्या बच्चे? पक्का ना? रब करो। ठीक है, सो लिख लिए क्या? हाँ तो ठीक है। सो अब आते हैं
क्वेश्चन में जब तक बोलेगा नहीं कि कंपेयर करो सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ, तब तक यही करना। जब तक बोलेगा नहीं तब तक यही करना, बोल दिया तो सीरीज वाला करना है। तो कंपेयर ही दो सेल का करना है, बट सीरीज वाले मेथड से, मतलब दो सेल्स को कंपलसरी सीरीज में रखना है। तो अभी देखते हैं सीरीज, पॉइंट बी, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में क्या करेंगे, देखो किसका माइक ऑन है, गलत बात है, माइक ऑफ कर लो। सो चेक करो, क्या किया, देखो इधर सी और डी के बीच में दो सेल कनेक्टेड किया, E1 E2। किसी को डाउट है, देखो तो बच्चे यहाँ पे देखो दोनों सीरीज कनेक्शन है कि नहीं है? हाँ है। तो क्या लिखा, हाँ तो क्या लिखा, द सेल्स E1 and E2 are connected। सोनू सर गेट बंद कर दीजिए। तो द सेल्स E1 and E2 are connected in series with same polarity, and Ig equal to 0। देखना I1 और I2 हम सेम पोलैरिटी से कनेक्ट किए हैं कि अलग पोलैरिटी से? हाँ, तो एग्जैक्टली एक बार सेम पोलैरिटी से करना और एक बार अपोजिट से। तो अभी सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड है और Ig इक्वल टू क्या है, 0। देन क्या लिख सकते हैं, बोलना थोड़ा। E1 plus then E1 plus E2 directly proportional to L1। हाँ या ना? सिंपल, जो भी इसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, L1। हाँ या ना? तो इसी को लिख सकते हैं E1 plus E2 equal to 5 into L1। किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, अब वापस से the cells E1 and E2 are connected in series with opposite polarity and Ig equal to 0। तो किया क्या, इसके बाद C और D में ही ना, ऐसे ध्यान से सुनना, ये इसी को एक बार उलट के लगाएंगे। C और D के बीच में ना, एक बार मैं एक ही डायग्राम बनाता हूं, उसके नीचे मैं जस्ट दिखा देता हूं कि एक बार इसको E2 को रिवर्स कर देंगे। ये E1 और ये E2 क्या अभी भी सीरीज में है? आंसर है हाँ। लेकिन अभी सेम पोलैरिटी नहीं है, अभी क्या है, अपोजिट पोलैरिटी। और फिर से गैल्वेनोमीटर को मींस जॉकी को आगे पीछे किया एंड फिर से Ig की वैल्यू क्या कर दी, 0। देन आप क्या लिख सकते हैं, बोलो। हाँ, क्या अभी भी बैलेंसिंग लेंथ सेम रहेगा या अलग होगा? अलग होगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो एक डायग्राम L2 दिखा दो डॉट डॉट करके। सो इसी को लिख सकते हैं E1 minus E2 equal to 5 into L2 इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, सो E1 plus E2 upon E1 minus E2 equal to L1 upon L2। एनी डाउट? हाँ, इसको रब करो, देखो तो इसको रब करो। सभी लोग ने लिख लिया क्या? सभी लोगों ने कर लिया, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं। सो कैलकुलेशंस आगे करते हैं। अभी क्या है कि हमें E1 और E2 का कैलकुलेशन करना है। हमारे पास क्या है, E1 plus E2 और E1 minus E2।
बट हमें चाहिए क्या, ऊपर में E1 चाहिए और नीचे में क्या चाहिए, E2। बताओ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज कर सकते हैं क्या? हाँ सर। सो लिखा बाय यूजिंग componendo एंड डिविडेंडो। क्या लिख सकते हैं? तो सिंपल, हमें अगर ऊपर वाला और नीचे वाला ऐड कर देते हैं, तो ऊपर वाला नीचे वाला ऐड कर देते तो क्या मिल जाएगा, 2E1। यस और नो बच्चे? तो इधर क्या करना पड़ेगा, L1 प्लस L2। हाँ या ना? यस सर। नीचे में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो E1 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2E2। तो ये क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2। प्रॉब्लम है नहीं? So E1 by E2 equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2। कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? यस और नो? अब वही फिर से केस 1, if E1 upon E2 is greater than 1, then कौन बड़ा है फिर, then E1 is greater than, sorry, if E1 by E2 is greater than 1, then E1 is greater than E2। Second one, if E1 upon E2 is less than 1, then E1 is less than E2। कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट है क्या बच्चे? अरे बोलो, कुछ भी डाउट है क्या? पक्का समझ में आया? अरे फिर से बोलो सर वो इधर पे अपने E1 by E2 ग्रेटर देन, उधर पे तो L1 plus L2 upon L1 minus L2 ग्रेटर देन बनाना चाहिए। अरे ये वैल्यू जो है ना, जाने देना ये पूरा A1 अपॉन E2 की वैल्यू रेशियो, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो कॉमन सेंस है ना, E1 इज ग्रेटर देन E2 आएगा। अब L1 से कंपेयर इतना बड़ा टर्म है, मतलब रेशियो तो E1 और E2 का ही निकाल रहे हो ना, इसीलिए उसी से कंपेयर कर। हाँ बोलो सर। एक पैरेलल के लिए आपने कराया, एक सीरीज के लिए अगर दोनों साथ में आएंगे तो दो पैरेलल और उसके साथ सीरीज में भी। रेयरली, बहुत ही किस्मत खराब रही तो ही पूछेंगे, अदरवाइज सिंगल नहीं पूछते हैं। ठीक है, दोनों पूछा तो दोनों करना, सिंगल पूछा तो सिंगल करना। लेकिन डायग्राम जो है ना, अगर दोनों एक साथ पूछा तो डायग्राम दो बार मत बनाना, पैरेलल वाला दिखा देना, सीरीज में सिर्फ सेल्स का कॉम्बिनेशन दिखा देना, सेम पोलैरिटी, और सी और डी दो टर्मिनल दिखा देना। सी से डी के बीच में एक बार सेम पोलैरिटी के साथ, एक बार अपोजिट पोलैरिटी के साथ। ठीक है? हाँ बोलो। तो ये E1 और E2 की वैल्यू दी है तो सर उसको डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं ना? अगर E1 और E2 की वैल्यू देगा तो क्यों पूछेगा तुमसे, थोड़ा बताना। नहीं सर, तब सर रेशियो का तो आए तो रेशियो मतलब दिया तो वैल्यू देंगे तो ही निकाल सकते हैं। अब E1 अगर दिया है 10 और E2 दिया है 8, तो पता ही चल रहा है ना E1 इज ग्रेटर देन E2 है, तो तुमने पोटेंशियोमीटर का यूज क्यों किया फिर? वही सर, वही मैंने पूछा। हाँ तो वो नहीं आएगा। ठीक है, सर लेंथ दिया, बैलेंसिंग लेंथ दिया रहेगा ना सर? हाँ बैलेंसिंग लेंथ दिया रहेगा, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन लिख लो। ये हो गया तो क्वेश्चन बोलो, ये हो गया तो क्वेश्चन बोलो। So write down, in a potentiometer, क्वेश्चन लिखो, in a potentiometer, a cell of EMF 1.5 volt gives a balance point at 30 centimeter, gives a balance point at 30 centimeter, comma, another battery या another cell gives new balance point, gives a balance point
एट 60 सेंटीमीटर, एट 60 सेंटीमीटर। पहला वाला 30 दिया, बाद वाला 60 दिया। देन फाइंड EMF ऑफ न्यू सेल। न्यू सेल कर पाओगे? अरे हाँ या ना? 1 आ रहा है, गड़बड़ मत करो। देखो जल्दी। 0 सेल का EMF पूछा है। अरे 3 आएगा, 3 देखो। सर 3 आया है। अरे क्या कर रहे हो, एक सेल दिया है, उसका बैलेंसिंग पॉइंट दिया है। सो E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2। जरूरी थोड़ी हर बार कंपेयर करने को बोले, सिंपल। जब E1 है तो L1 है, और जब L2 दिया है तो पूछा है नया क्या होगा, तो सिंपल ना। E1 by E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 by L2। तो E1 की वैल्यू दिया है कितना, 1.5 अपॉन E2 इक्वल टू क्या है, 30 अपॉन 60। E2 की वैल्यू कितनी आ गई? सर हाँ बोलो। सर पैरेलल में ये नहीं दिया ना, लेकिन हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो। सर पैरेलल में लेकिन ये नहीं दिया है ना। कभी भी क्वेश्चन में जब नहीं गिवन रहे तो हम पैरेलल वाला ही कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। जब तक सीरीज में मेंशन नहीं है तब तक हम पैरेलल वाला ही लेके चलेंगे, याद रहेगा? हाँ सर। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना? हाँ सर। खुश मत हो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, ठीक है? तो खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जनरली बोर्ड में भी रेयरली शायद पूछते हैं। मैंने अभी तक शायद देखा नहीं, 1 मार्क में कभी पूछा होगा, 1 मार्क वाला ध्यान नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ध्यान से सुनो। पोटेंशियोमीटर जितना सिंपल दिखता है, इसका क्वेश्चन उतना टेढ़ा होता है, मतलब डायरेक्टली तुम नहीं सोच पाओगे। अगर किसी का दिमाग नहीं चलता है प्रॉपर्ली हर एक पॉइंट पे, अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है, उसको थ्योरी नहीं पता है, तो क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाएगा। जिस टाइप के ये एप्लीकेशंस थे, उस टाइप से क्वेश्चंस शायद ही रेयरली 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसका 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और 3 मार्क का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। अदरवाइज अगर मैं क्वेश्चंस नहीं करा पाऊं ना, अभी नहीं कराऊं, तो तुम में से 95% से एक भी क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का नहीं बनेगा, इतना थ्योरी कराने के बाद भी। इसीलिए ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस में ही सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस करना कैसे है इसका, क्योंकि उतना सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली करना कैसे है। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो कि वीवीआई कर लो। एनसीईआरटी का याद है, केवीएल का क्वेश्चन कराया था 3 लूप वाला, आया ना? अरे केवीएल वाला ऐसा क्वेश्चन कराया था ना, ऐसा कुछ बैटरी था, ठीक है? हाँ सर। एक क्वेश्चन ये, और जो अभी एक क्वेश्चन ये कर रहा हूं, ये डिट्टो एज इट इज विदाउट डेटा चेंज किए पिछले कई सालों से पूछते रहे हैं। तो एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन में, जो बिना डेटा के साथ, बिना डेटा चेंज के साथ आता है। और वैसा ही एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है जो बिना डेटा चेंज का आता है। वो एनसीईआरटी का एग्जांपल का ही क्वेश्चन है। अब एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर मेरे को याद नहीं है, ठीक है? अभी मेरे पास दूसरे बुक में वो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बैंक मेरे पास पड़ा है, उससे मैं दे रहा हूं। तो क्वेश्चन कैसे है देखो, पूरा क्वेश्चन लिखो कि सर्किट को समझा दूं? बोलो। ठीक है, सो क्वेश्चन एक बार सर्किट डायग्राम बता देता हूं, फिर समझाता हूं। ये ऐसा दिया है, इसके बीच का वोल्टेज V है, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका नेमिंग कर दिया है, इसका नाम दे दिया है A और इसका नाम दे दिया है इस पॉइंट का C। यही पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ 2 से 8 मीटर के बीच में प्रैक्टिकली होता है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा दिया है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दे दिया है, R0। नीचे में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है और बोला है एग्जैक्टली बीच में इसके जाके टिप हो रहा है, मतलब ये जॉकी जैसा कुछ एलिमेंट है, इस वायर के एग्जैक्टली बीच में जाके टच हो रहा है। अब सुनना,
इस पॉइंट का नाम दे दिया है बी, ये डायग्राम में दिया है, मतलब डिट्टो सेम डायग्राम में एनसीईआरटी में गिवन है। ये बी देने का मतलब है ना कि ये प्लस और ये माइनस, मतलब ये कनेक्ट नहीं किया है, तुमको कनेक्ट करना है, तो यहां पे पता चल गया बी हो गया। अब क्वेश्चन सिर्फ सुनना क्या है, द रेजिस्टेंस कैपिटल आर, मतलब इसकी बात की है, द रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर ड्रॉज ए करंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर, मतलब इसके पास पोटेंशियोमीटर से करंट आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा बोलो वैसे, इससे इस सोर्स से करंट आएगा कि नहीं आएगा उसके अक्रॉस, आएगा। हाँ आएगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, सिंपल। यहां से जब आई आएगा दो पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, ठीक है यहां तक है, ठीक है। यस सर। अब आगे पढ़ रहा हूं, द पोटेंशियोमीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस R0 ओम, मतलब यही वायर है पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस, मतलब क्या उसके वायर का रेजिस्टेंस। तो अब तक हम वायर दिखा रहे थे, इसने क्या किया है, उस वायर का रेजिस्टेंस का सिंबल दे दिया है। क्या बोला पता चला, अभी तक वायर ऐसे दिखा रहे थे, अभी उसी वायर की जगह ये रेजिस्टेंस का सिंबल दे दिया है और बोला है ए से सी तक का, वायर ए से सी तक के बीच ही है, ए से सी तक के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R0 है, उसकी वैल्यू क्या है बच्चे, R0। यहां तक एनी डाउट रहा ना? हाँ, अब आगे पढ़ रहा हूं, ए वोल्टेज V is supplied to the potentiometer, ठीक है वो तो V सप्लाइड है, derive an expression for voltage fed into the circuit when the side is in middle of the potentiometer। फिर से क्वेश्चन बोला है derive an expression for the voltage in the circuit when the slide, ये स्लाइड है, स्लाइड मतलब जॉकी, ये स्लाइड है एग्जैक्टली मिड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है, तब बोला है सर्किट का पोटेंशियल बताओ। मतलब सर्किट मतलब क्या कि इसके अक्रॉस का और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल बताओ। एग्जैक्टली एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है सुनना ध्यान से, ये तो मैं इसका बताया, ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, उसी टाइप का एक बुक है उससे मैं दिया। एनसीईआरटी में पूछा व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, व्हाट इज द voltage across external resistance R when the jockey is in middle of the potentiometer wire, when the jockey is in middle of the potentiometer wire। जैसे क्लास खत्म हो गया एक बार पढ़ लेना, एनसीईआरटी वाला पता भी चल जाएगा। Then the jockey is at middle of the wire, when jockey is at middle of the wire, मतलब पूरा इन शॉर्ट किसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है बच्चे, जल्दी बोलो, R के क्रॉस का, सही है। सो ये क्वेश्चंस ना देखो अभी मैं बता रहा हूं और तुम में से ही ना मैक्सिमम बच्चों से बाद में नहीं होगा, पता नहीं क्यों नहीं होता है, मेरे को तो समझ नहीं आता है, लेकिन क्यों नहीं होता है पता नहीं, शायद ध्यान से नहीं देखते हैं या जो भी रीजन। ये एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन ही नहीं है। सबसे पहला चीज सब देख के डर जाते हैं कैसे बीच में कांटेक्ट होगा, कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला ये है कि ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन ही नहीं है, ये सिंपल सीरीज पैरेलल क्वेश्चन है। कैसे देखो, इसी सर्किट को अगर मैं रीअरेंज करूं, सॉल्यूशन में आते हैं, इसी सर्किट को अगर रीअरेंज करें तो ये पूरे का A से लेकर C तक का रेजिस्टेंस R0 है, A से लेकर C तक का रेजिस्टेंस R0 है। एक सेकंड रुकना, हाँ, सो A से C तक का रेजिस्टेंस R0 है। अगर ये एग्जैक्टली बीच में कांटेक्ट है तो क्या आधा R0/2 होगा, आया ना? अरे बोलो, सुनाई दे रहा है बच्चे? हाँ सर। अगर ये टिप बीच में जाके कनेक्टेड है तो आधा जो रेजिस्टेंस हो गया R0/2 और बाकी आधा कितना बचेगा, R0/2, हाँ या ना? सर स्टार्टिंग से। अच्छा ठीक है, एग्जैक्टली मैं बोल रहा था कि हमें वोल्टेज अक्रॉस ये R निकालना है। सब टेंशन में आ जाते हैं, ये पोटेंशियोमीटर है, ये पता नहीं कैसे होगा वैसे। एग्जैक्टली ये पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन ही नहीं है, पोटेंशियोमीटर नाम पे बस ये वायर का यूज किया है। ये सर्किट बना देने के बाद ना ये सीरीज पैरेलल का नॉर्मल क्वेश्चन आ गया है। कैसे सीरीज पैरेलल का नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो ये जैसे जो कि बीच में कांटेक्ट हुआ, अगर पूरे का रेजिस्टेंस R0 है A से लेकर C तक का,
तो क्या आधा रेजिस्टेंस इधर बचेगा, आधा इधर बचेगा, क्या आधा R0/2 होगा? आया ना? हाँ सर। तो सिंपल, आधा आधा जब मतलब A से लेके B तक का रेजिस्टेंस R0/2 और B से लेके C तक का रेजिस्टेंस R0/2, तो उसको डिवाइड कर दो दो पार्ट में, अच्छे से दिखा दोगे तुमको अच्छा अच्छा फील हो। ये A, ये B और ये C, ये रेजिस्टेंस हो गया R0/2 और ये रेजिस्टेंस हो गया R0/2। नीचे वाले में कुछ भी चेंज नहीं किया, ये रेजिस्टेंस अभी भी कितना है R। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर। अब देखो ना, नॉर्मल सीरीज पैरेलल तुमको दिख नहीं रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? दिख रहा है सर। पैरेलल में, उसके साथ ये क्या हो गया? सीरीज। तो सिर्फ इतना ही करने में टेंशन आता है। अब सुनो, एनसीईआरटी वाला मेथड मत करना, एनसीईआरटी वाला मेथड ना बहुत लॉन्ग है और बहुत टेंशन वाला होगा। शॉर्टकट बताता हूं इसका कैसे करना है। हमें किसके क्रॉस का वोल्टेज निकालना है बच्चे? क्या R के क्रॉस वोल्टेज और R0/2 के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा? यस सर। ठीक है, और दोनों पैरेलल में है ना? दोनों क्या है? पैरेलल में है। यस तो सर। इन दोनों को सॉल्व पहले कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम लोग ना एग्जाम में लाइन बाय लाइन करके देखना, ठीक है? अगर पैरेलल में है तो R into R0/2 अपॉन R plus R0/2, इसी को ये करेंगे तो क्या आ जाएगा? R0 अपॉन 2R plus R0, हाँ या ना? यस सर। अब मैं एक बार फिर से सर्किट को बना देता हूं। ये अपना दो रेजिस्टेंस सिर्फ आ गया, ये R0/2 और इसकी वैल्यू आ गई R0 अपॉन 2R प्लस ऑफ R0, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। अब सिंपल, हमें R के क्रॉस का वोल्टेज निकालना था। R के क्रॉस का वोल्टेज क्या A और B के बीच के क्रॉस के वोल्टेज के ही बराबर होगा? आंसर है हाँ, सिंपल। ये सब किसके बीच में कनेक्टेड है? A और B के बीच। तो A और B के बीच का जो वोल्टेज होगा वही इनके बीच का होगा। यस और नो? यस सर। तो एक काम करो, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 ले लो और इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या ले लेते हैं? V2। हमें V1 निकालना है कि V2? V1। क्या टोटल वोल्टेज गिवन है? हाँ सर। क्या पैरेलल डिवीजन फार्मूला लगा सकते हैं? सॉरी, पोटेंशियल डिवीजन फार्मूला। यस सर। वेरी गुड। सो पोटेंशियल डिवीजन फार्मूला V1 इक्वल टू V इनटू खुद का रेजिस्टेंस। याद करो, दो है ना रेजिस्टेंस यहाँ पे। जब पोटेंशियल डिवीजन लगाते हैं तो खुद का रेजिस्टेंस, करंट डिवीजन लगाते हैं तो दूसरे का रेजिस्टेंस। सो V इनटू खुद का रेजिस्टेंस कितना? अच्छा फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। टोटल पोटेंशियल डिवीजन फार्मूला क्या था? V1 इक्वल टू V टोटल वोल्टेज V इनटू खुद का रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का रेजिस्टेंस। यस और नो? यस सर। अरे याद करो, ऐसे ही था। सो सिंपल, खुद का रेजिस्टेंस कितना है? R0 अपॉन 2R प्लस R0 डिवाइडेड बाय दोनों का रेजिस्टेंस मतलब R0 अपॉन 2R प्लस R0 एंड प्लस R0/2, हाँ या ना बच्चे? बोलो, हो गया आंसर? अब हो गया, जादू चाहिए, अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। सो ये क्या कर दिया? 2R प्लस ऑफ R0, तो ये ऊपर में क्या हो गया? V इंटू R0। इसमें LCM दिया तो कितना आ गया बच्चे? 2 इंटू 2R प्लस R0। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2R R0 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2R R0 एंड प्लस R0 स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गए। V इंटू ये 2 पलट के ऊपर चला गया तो 2V इंटू R R0 अपॉन 2R R0 प्लस 2R R0 कितना हो गया? 4R R0 प्लस ऑफ R0 स्क्वायर। देख के पता चल रहा है कि R0 इसमें कॉमन है दोनों में, तो 2V इंटू R0 अपॉन R0 कॉमन ले लिया तो 4R एंड प्लस R0 कैंसल। सो आंसर इज 2VR अपॉन 4R प्लस R0। दिस वन इज द फाइनल आंसर।
क्या लॉजिक बहुत बड़ा यूज किया क्या कैलकुलेशन छोड़ के? हाँ या ना? नहीं सर। लॉजिक क्या किया? बहुत ही फालतू सा लॉजिक यूज किया। सिंपल इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस निकाल लिया। देखा दो ही तो रेजिस्टेंस है और दो रेजिस्टेंस है, टोटल वोल्टेज भी हमें पता है, तो तुरंत क्या यूज कर लिया? पोटेंशियल डिवीजन फॉर्मूला। पता चला? अरे हाँ या ना? हाँ सर। गड़बड़ मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बिना डेटा चेंज के साथ आता आएगा तो पूरा लाइन स्टेटमेंट सब यही रहेगा। अब इसका दूसरा वाला मेथड सिर्फ समझाता हूं कैसे करना है, हालांकि वो लॉन्ग मेथड है जो एनसीईआरटी ने किया है। रब करो इसको। Yes, sir. हाँ, थोड़ा टाइम मुझे लगेगा पोटेंशियोमीटर का और भी क्वेश्चन करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करो। हाँ, इसी का दूसरा मेथड कैसे करते देखो। सबसे पहले पता चलता है कि ये किसमें है? सीरीज में। एनसीईआरटी ने कैसे किया है? ये दोनों पैरेलल में, उसको इसने एक कर लिया। अब इसने क्या किया है? इसका आर इक्विवेलेंट निकाला है। अब टोटल आर इक्विवेलेंट निकालने से टोटल V पता है तो उसने I निकाला है। I इक्वल टू V अपॉन क्या किया है? R इक्विवेलेंट। सही है बच्चे? रहा ना? हाँ सर। अब I निकालने के बाद फिर इसके साथ में क्या किया है? वो V इक्वल टू IR यूज किया है, तब इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकला है। तो वो भी मेथड ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। समझ में आया? अरे आया ना? मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकाल के टोटल करंट निकाल दो। अब ये सीरीज है तो करंट सेम जाएगा, इसी के क्रॉस वोल्टेज चाहिए था ना, तो सिंपल करंट तुमको पता चल गया, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा? इसके क्रॉस का वोल्टेज। मतलब ये डिवीजन फार्मूला तुमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर दो कि कर लोगे? कर लेंगे सर। हाँ तो कर लेना। रब कर लो। यस सर। हाँ चलो अब और क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन नहीं है, ये पोटेंशियोमीटर नाम का था, ये तो सीरीज पैरेलल क्वेश्चन बन गया है। पोटेंशियोमीटर का एक्चुअल क्वेश्चन अब कराता हूं कि कैसे करते हैं। ध्यान से लॉजिक सिर्फ समझना, क्योंकि वैरायटी 4 से 5 टाइप का ये लोग यूज करते हैं, लेकिन लॉजिक सिर्फ एक ही होता है उसमें। क्या होता है देखते हैं। तो थोड़ा वो स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, लिखना पड़ेगा तुमको। लिखो AB is a 1 meter long uniform wire of resistance 10 ohm, wire of resistance 10 ohm, full stop. The other data अभी लिख दिया इसी में, the other data is shown in figure, is shown in figure below, is shown in figure below. फिगर दे दिया है बच्चे, फिगर दिया है, ये जो रियोस्टेट था ना उसका एग्जैक्टली फाइनल वोल्टेज दे दिया है 15 ओम। यहाँ पे रेजिस्टेंस जनरली कनेक्ट करके रखते हैं, 15 ओम है। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर था इसका लेंथ देखो कितना दिया है क्वेश्चन में, 1 मीटर। देखो रेजिस्टेंस जो पोटेंशियोमीटर वायर था ना उसका लेंथ कितना दिया है बच्चे, 1 मीटर। मैंने बोला था थ्योरेटिकली वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे A से B तक का 1 मीटर गिवन है। अब उसके बाद नीचे में डायग्राम फिर से बनाया है। नीचे में डायग्राम कुछ ऐसा है, ये रेजिस्टेंस है, देन एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे पैरेलल में, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा दिए। ये गैल्वेनोमीटर मतलब ये जॉकी है, इसकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 1.2 ओम, इसकी वैल्यू है 0.3 ओम। ये डेटा दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। और ये पॉइंट O दे दिया है, O। पूछा है कैलकुलेट फर्स्ट वन पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब फाई बिटवीन A एंड B। दिख रहा है क्या बच्चे सबको, दिख रहा है क्या?
अरे हाँ या ना? दिख रहा है क्या सबको? बच्चे दिख रहा है? तुम लोगों को सुनाई दे रहा था? हाँ सर। हाँ ठीक है। सो क्या निकालना है? फाई बिटवीन ए एंड बी। सुनो, पहला पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन ए एंड बी, दूसरा बोला बैलेंसिंग लेंथ एल। ये जब कनेक्टेड है तो बैलेंस कुछ ना कुछ हुआ होगा, मतलब आईजी की वैल्यू 0 रही होगी, उस टाइम में बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया है? एल। अब ये बताओ सबसे पहले फाई पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ए से बी तक का या ए से ओ तक का, दोनों सेम रहेगा या अलग अलग होगा? जल्दी। सेम रहेगा, क्योंकि उसको क्या लेना देना है? पूरे वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अगर यहां से यहां तक का वायर लोगे तो पोटेंशियल ज्यादा होगा तो लेंथ ज्यादा होगा, यहां से यहां तक का लोगे ए से ओ तक के बीच का तो पोटेंशियल लेंथ कम है, इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, याद रहेगा? यस और नो? हाँ सर। सो अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। 99% केसेज में सेल के साथ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया रहता है, जो हम रियोस्टैट यूज करते थे ना, उसी के जगह एक फिक्स रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया रहता है। ये बैलेंसिंग लेंथ एल रहता है। यहाँ सेल के साथ जनरली एक यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है, कई बार इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं बट 99% में रहता है, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी रहता है। अब देखो क्या क्या पूछेंगे, ये फाई कभी पूछा नहीं जाता है, क्योंकि फाई सुनो, पोटेंशियोमीटर का अगर इस टाइप का सर्किट आ गया, क्या क्या पूछ सकते हैं? तो ये कई बार इसके जगह आर लिख देते हैं, इस आर लिख देंगे, बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। तो होगा क्या, सुनना, ये जितने डेटा है इसमें गिवन, चेक करो क्या क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6 में से कोई 5 गिवन रहेगा और 1 नहीं गिवन रहेगा। क्या बोला, पता चला? रहा या ना? हाँ सर। 6 में से कोई 5 गिवन रहेगा। कई बार ये नहीं गिवन रहता है, बाकी 5 गिवन होते हैं। कई बार ये गिवन नहीं होता है, बाकी 5 गिवन होते हैं। कई बार ये इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता है, बाकी सब गिवन होता है। तो हमें पूरा फॉर्मेट कैसा है, सर्किट ऐसा ही पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन आता है, इसे चेंज भी होता है ना, तो आपको ध्यान रखना है कोई एक अननोन रहेगा। ये फाई पूछे या ना पूछे, तुम्हारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस फाई पे ही होना चाहिए। याद रखना, इस टाइप के सर्किट में एक तो इससे पहले वाला करा दिया, वो तो पोटेंशियोमीटर भूल ही जाओ, पोटेंशियोमीटर था ही नहीं ऐसा मान के चलो। पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन जनरली ऐसे ही आता है 99.9 केसेस में ना, 99.9% केसेस में ऐसे ही आते हैं। उसमें से कोई एक अननोन रहेगा, तुमको इसके पीछे भागना है, चाहे पूछे या ना पूछे, चाहे कैपिटल आर नहीं पता हो, चाहे एल नहीं पता हो, चाहे स्मॉल आर नहीं पता हो, चाहे यहाँ पे एक्स नाम दे देता है, इस रेजिस्टेंस का नाम हो एक्स दे देते हैं, पूछते हैं इसका रेजिस्टेंस निकालो। कुछ भी निकालना हो तुमको कॉन्सेंट्रेट फाई का बिना यूज किए, तुम इसमें से एक उस डेटा को नहीं निकाल सकते हो। तो तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन किस पे रहने वाला है? फाई पे। क्या बोला, पता चला? हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो। अच्छा तो मान लेते हैं सुनाई दे रहा होगा। आवाज कट रही है। सो मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ भी पूछे तुमको फाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर याद है फाई होता क्या है? तो फाई होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। फिर देखा कि क्या ए से बी तक का पोटेंशियल पता है या ए से ओ तक का पोटेंशियल पता है। थोड़ा ध्यान देंगे हम। तो पूरा सर्किट देख के पता चला क्या, क्या ए से बी तक का रेजिस्टेंस गिवन है? देखो तो ऊपर, हाँ या ना? आंसर है हाँ। ए से बी तक का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। सही है। और यहाँ पे 15 ओम, ये है 2 वोल्ट। पूरा का पूरा कंडीशन तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस 0 पे ही करना है, वही बैलेंसिंग लेंथ होता है, सब कुछ वही है। इसका मतलब बैलेंसिंग कंडीशन में ना इस सर्किट ऊपर वाले सर्किट से नीचे करंट आएगा,
ना नीचे वाले सर्किट से करंट ऊपर जाएगा। यहां तक बिलीव करते हो कि नहीं करते हो? करते हो, ठीक है। यहां तक तुमको बिलीव करना पड़ेगा। IG 0 हो जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। अब हमें लेंथ पता है, ध्यान से देखें तो A और B का लेंथ पता है। अगर A से B तक का वोल्टेज निकाल ले, A से B तक का वोल्टेज निकाल ले तो क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल जाएगा? हाँ या ना? अरे जान जो तुम लोगों का आवाज कभी कभी नहीं आ रहा है तो मैं खुद से ही बोलते जाता हूं, खुद से करते जाता हूं। सो यहां पे देखा, हम सबसे पहले फाई के बारे में पूछे करेंगे, कुछ भी पूछे फाई पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो फाई का फॉर्मूला होता है V/L। अगर पोटेंशियल A से B तक का लिया तो लेंथ भी किसके बीच का लेंगे? A से B तक का। अगर पोटेंशियल लेंथ अगर A से O तक का लिया, अगर लेंथ A से O तक का लिया तो पोटेंशियल भी A से लेके कहां तक जाना पड़ेगा? O तक। यहां तक शायद कुछ भी डाउट्स नहीं रहा होगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। A से O तक का लेंथ भी नहीं पता है और A से O तक का वोल्टेज भी नहीं पता है, लेकिन A से B तक का लेंथ पता है 1 मीटर। क्वेश्चन में गिवन है A से B तक का लेंथ कितना है? 1 मीटर। तो अगर A से B तक का हमें पोटेंशियल पता चल गया तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, ये पूरा का पूरा सीरीज सर्किट है जिसमें इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका 15 और इसका 2 वोल्ट। तो ध्यान से देखिए अगर अपर वाले सर्किट को, तो ये ऐसा सर्किट बना, ये A है, ये B है, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये है 2 वोल्ट और ये है 15 ओम। तो क्या करंट की वैल्यू पता चल जाएगी? आंसर है हाँ। ये सीरीज सर्किट है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो टोटल वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। टोटल वोल्टेज है 2 और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चे? 25। 15 और 10 कितना हो गया? 25। सो कितना आ गया? 0.08 एम्पेयर। हाँ या ना? जल्दी बोलो बच्चे। अरे बोलो रे, कोई बात नहीं, मत बोलो, मेरे को सुनाई दिया। सो जैसे I पता चल गया, वोल्टेज अक्रॉस AB निकाल सकते हैं। A से B तक का वोल्टेज कैसे निकलेगा? व्हाट कैसे किया पता चला? हाँ या ना? सर नहीं पता चला। अरे नहीं पता चला, जान नहीं पता चला सर। ठीक है, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनो। AB ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन का डायग्राम समझ में आया? हाँ। अब देखो इसमें कितने अननोन हो सकते हैं? ये अननोन हो सकता है, ये अननोन हो सकता है। मतलब कितने क्वांटिटी है? 1 2 3 4 5 6। ये 6 में से कोई एक अननोन हो सकता है। मतलब इतनी वैरायटीज हो सकती है। क्या बोला? पता चला यहां तक? हाँ। सो इस 6 में से हमारे पास L अननोन है, ये भी अननोन हो सकता था। लेकिन अगर 6 यहाँ पे है ना डेटा, तो 6 में से 5 गिवन रहेगा, 1 नहीं गिवन रहेगा। 6 में से 5 पता होगा और 1 नहीं पता होगा। अगर L दिया रहता तो ये पूछ लेता, अगर यहाँ पे L दिया रहता तो ये पूछ लेता, अगर ये दिया रहता तो ये पूछ लेता। मतलब कोई भी एक नहीं गिवन रहेगा। अब हमारे क्वेश्चन में 5 पूछा है, लेकिन याद रखना है पोटेंशियोमीटर का इस टाइप का 99.9% केसेस है पोटेंशियोमीटर का यही क्वेश्चन आता है। इसमें से भले कोई एक अननोन हो जाए, डायग्राम यही होगा, क्वेश्चन यही होगा, इसी टाइप का 99.9% चांसेस है। सो उस टाइम में 5 दिया रहे या 5 नहीं दिया रहे, तुमको 5 पे ही कंसंट्रेट करना है। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट ही फिक्स रहने वाला है, A से B के बीच भी और A से O के बीच भी। इसका मतलब तुम्हारा सबसे पहला एम होना चाहिए वो 5 निकालने पे होना चाहिए। अगर 5 गिवन है तो 5 का यूज करो, 5 गिवन नहीं है तो 5 निकालो, लेकिन पूरा का पूरा तुम्हारा कंसंट्रेशन 5 पे ही होना चाहिए। यहां तक समझ में आया? मतलब पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन आया ना, मैं 5 दिया है तो यूज करो पहले, और नहीं दिया है तो उसके पीछे भागो, निकालेंगे कैसे। तो हमने देखा 5 दिया नहीं है, अब चेक किया कि 5 निकालेंगे कैसे। तो 5 का फॉर्मूला क्या है? तो 5 इक्वल टू ये पूरे वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अगर लेंथ A से B तक का ले लिया तो पोटेंशियल किसके बीच? A से B तक का लेना पड़ेगा।
अगर लेंथ ए से ओ तक का ले लिया तो पोटेंशियल भी कहां से कहां तक का लेना पड़ेगा, ए से ओ तक का पोटेंशियल लेना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो। सो देखो यहां पे क्या किया, फॉर्मूला लिखा, पोटेंशियल लिया तो लेंथ ए से बी का लेना पड़ेगा, और अगर लेंथ ए से ओ तक का ले लिया तो पोटेंशियल भी ए से ओ तक का लेना पड़ेगा। सही है, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमें देखना है कि कौन सा लगाना है। तो हमने देखा लेंथ ए से बी तक का दिया है, तो बेटर है ना कि ये वाला लगाएं, क्योंकि ना लेंथ ए से ओ तक का पता है ना पोटेंशियल ए से ओ तक का पता है। तो इतना दिमाग क्यों लगाए, एक तो कम से कम दिया है उसको तो ले ले हम, हाँ या ना? हाँ, तो हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, VAB अपॉन LAB, क्योंकि लेंथ ए से बी तक का पता है। बहुत बार ना ये L गिवन होता है तो हमें ये वाला लगाना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया। दोनों में से तुमको कोई भी एक लगाना है जो गिवन होगी, ठीक है बच्चे? हाँ, अब बैलेंसिंग लेंथ तो तब है ना जब IG की वैल्यू 0 होगी, तभी तो इस लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं, है ना ऐसा? हाँ, तो अगर IG 0 है मतलब इस सर्किट का कोई करंट ना नीचे आ रहा है ना नीचे वाले सर्किट का कोई करंट ऊपर जा रहा है, यस और नो? सिंपल। IG की वैल्यू 0 का मतलब यही है, ना ऊपर से नीचे आ रहा है ना नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये सेपरेट एक एलिमेंट हो गया, क्लोज सर्किट दिख रहा है, और ये सेपरेट एक ये हो गया क्लोज सर्किट, हाँ या ना? हाँ, तो हमें VAB चाहिए, A से B तक का वोल्टेज चाहिए। अब देखा A से B तक का रेजिस्टेंस पता है 10 ओम, तो इस वायर के जगह मैंने 10 ओम डाल दिया, और ये तो 2 वोल्ट और 15 ओम है ही, तो ये करंट कितना फ्लो करा रहा है, तो इस करंट का नाम ले लिया I, वही करंट क्या दिखा दिया I। अब देखो ये सीरीज हो गया, तो I की वैल्यू V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो 15 10 कितना हो गया 25, तो क्या I की वैल्यू निकल गई, हाँ I की वैल्यू क्या हो गया, निकल गया, यस और नो बच्चा? तो क्या VAB नहीं निकल गया, आंसर निकल गया। सो I इंटू क्या हो जाएगा RAB, I की वैल्यू 0.08 और A से B तक का रेजिस्टेंस कितना है 10, इसका मतलब 0.8 वोल्ट। किसी को भी प्रॉब्लम है? सो फाई की वैल्यू आ गई VAB अपॉन LAB, VAB की वैल्यू कितनी आ गई 0.8 अपॉन 1 मीटर, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया 0.8 वोल्ट पर मीटर। कुछ भी प्रॉब्लम आया? हाँ, तो अगर फाई दे दिया रहता ना तो तुमको या तो V की वैल्यू पता चल जाती और नहीं तो L की वैल्यू पता चल जाती, मतलब कुछ पता चलता है। पहला काम तुमको फाई पे ही कंसंट्रेट करना है, दिया है तो यूज करो और नहीं दिया है तो फाइंड आउट करो, ठीक है? अब आते हैं किस पे निकालना है, बैलेंसिंग पॉइंट हमें निकालना है। तो चेक करो, बैलेंसिंग पॉइंट अगर L निकालना है तो फाई के ऊपर क्यों कंसंट्रेट करने बोला, क्योंकि देखो ये वाला रिलेशन यूज नहीं कर सकते हैं, आंसर ये कर सकते हैं। फाई की वैल्यू तुमको पता है इक्वल टू VAO अपॉन LAO, लेंथ तुमको निकालना है। अगर तुमको वोल्टेज अक्रॉस AO मतलब इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज पता चल गया तो क्या तुमको लेंथ पता चल जाएगा, आया ना? तो देखो क्या करना है, अगर पहले ये यूज होता ना तो बाद में ये यूज करना पड़ता रिलेशन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अननोन होता। अगर पहले ये यूज किया तो बाद में ये करना होता। हमने पहले इसका यूज कर लिया इस लेंथ का, तो अभी ये वाला यूज करना है। तो हमें पता चला, अच्छा फाई तो हमें पता है, अगर वोल्टेज अक्रॉस AO निकल जाए, वोल्टेज अक्रॉस AO निकल जाए तो हम बैलेंसिंग लेंथ निकाल सकते हैं। अब देखो क्या वोल्टेज अक्रॉस AO इस दो वोल्टेज के ये इसका नाम दे देते हैं अपने मन से, क्या दे देते हैं C, इसका नाम देते हैं D। क्या वोल्टेज अक्रॉस AO वोल्टेज अक्रॉस CD के बराबर होगा? आंसर हाँ, तभी तो IG की वैल्यू 0 है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तब करंट ना ऊपर से नीचे ना नीचे से ऊपर। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहां से यहां तक का वोल्टेज कैसे निकलेगा? तो भाई ये सेल कुछ तो करंट फ्लो करा रहा होगा, इसका नाम ले लेते हैं I डैश। क्या नाम ले लेते हैं? I डैश। ये भी देखो क्या सीरीज सर्किट है, बोलो बोलो हाँ।
सो I डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V है 1.5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.2 प्लस 0.3 1.5 मतलब क्या 1 एम्पियर आ गया। अरे हाँ यार, Yes, sir. सो वोल्टेज अक्रॉस CD इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस AO, वोल्टेज अक्रॉस CD इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस AO। अब C से D तक का पोटेंशियल डिफरेंस ये, इधर जाओ या नीचे से चले जाओ ना, नीचे वाला एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितना करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है 1 एम्पियर और इनटू रेजिस्टेंस कितना है 0.3, सो वोल्टेज कितना हो गया 0.3 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो फाई यूज कर दो, फाई तो तुमको फाई तो निकालना ही था ना, तो फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे VAO अपॉन LAO, इसका मतलब LAO इक्वल टू क्या लिखेंगे VAO अपॉन फाई, वोल्टेज A से O के बीच में 0.3 और फाई की वैल्यू देखो 0.8, मतलब आंसर 3/8 आ गया मीटर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्या लॉजिक समझ में आया, क्या सोचा हमने? देखो ये फाई पूछा है, क्वेश्चन में नहीं पूछता है फाई पूछा रहे या नहीं पूछा रहे, कॉन्सेंट्रेट तो फाई पे ही करना है, कुछ भी करो। अब फाई का दो फॉर्मूला निकालने का यूज हो सकता है, एक इसके साथ और इसी एक लेंथ के साथ, तो यूज दोनों करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में। अगर तुमको ये वाला यूज कर दिया तो बाद में ये यूज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फाई की वैल्यू सेम होने वाली है। इस सर्किट और इस सर्किट में रिलेशन सिर्फ फाई ही बता रहा है, इस सर्किट के कॉज से L आया और इस सर्किट में ये LAB है पूरा लेंथ, और दोनों में रिलेट कौन करने वाला है, तो फाई ही है जो दोनों बार सेम होने वाला है, A से O तक के लिए भी और A से B तक के लिए भी। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में पहला कंसंट्रेशन फाई पे करना, उसके बाद करते जाना, कुछ ना कुछ अननोन रहेगा, निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का इस टाइप के क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करोगे? No, sir. नो सर। सो इस टाइप के क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करोगे तो अच्छी बात है। तो देखो ऑफिशियली अगर बात